दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी कराने के लिए भर्ती हुई थी। और जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो बुरी तरीके से चीखती है, चिल्लाती है, पैरों को पटकती है। तब डॉक्टर दौड़कर आता है और सारी नर्स स्टाफ वहां पर एकत्र हो जाते हैं। और जब उसकी हालत को एक उन्हीं में से डॉक्टर उसको देखता है तो देखते ही एकदम से वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये प्रेग्नेंट महिला दोस्तों और कोई नहीं थी बल्कि उसी डॉक्टर की तलाकशुदा पत्नी होती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच में जिसकी वजह से वे दोनों अलग हो जाते हैं? आखिर क्या है इन दोनों पति पत्नी के बीच की कहानी? तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिलीप यादव और आज की जो सच्ची कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक राम सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि सरकारी कर्मचारी है, सरकारी विभाग में काम किया करता है। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम है श्रेया। वो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और उसने इंटर कंप्लीट कर लिया था, तो उसकी आगे की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया था। वो पढ़ने के लिए जाया करती थी क्योंकि राम सिंह की इकलौती लड़की थी और ना कोई लड़का था और ना ही कोई उसकी दूसरी लड़की थी। इस वजह से वो अपनी इकलौती लड़की यानी कि श्रेया से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा दुलार करते थे। दोस्तों, जिनकी एक ही औलाद होती है तो वो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार उस पर लुटाते हैं। अगर वो बच्चा गलत भी चलने लगे तब भी माँ बाप प्यार के खातिर उस बच्चे को ज़्यादा नहीं डांटते हैं। बस यही कारण है कि जिनकी एक संतान होती है वो अक्सर बिगड़ ही जाया करती है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। इधर श्रेया जब ग्रेजुएशन करने लगती है इंटर पास करने के बाद, तब उसकी शौक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उसके पिता के पास बहुत सारी दौलत थी और वो दौलत आखिरकार जाती तो जाती कहाँ। सारी की सारी दौलत श्रेया लुटा रही थी, श्रेया के ऊपर लगा रहे थे, इसीलिए वो उसे खूब खर्च किया करती थी। अच्छी गाड़ी में घूमना उसका शौक था, अच्छे दोस्तों के साथ रहना उसका शौक था, ऊंचे ऊंचे महंगे महंगे रेस्टोरेंट होटल में जाना, खाना पीना खाना उसका शौक था। यहाँ तक कि उसका जो जीवन था वो अपने आप को मॉडल टॉप में जीना पसंद करती थी। उसके पिता जो राम सिंह थे वो अपनी लड़की को कभी कुछ नहीं कहते थे। जब लड़की ग्रेजुएशन करती है तब उनके दिमाग में एक बात आती है कि हमारी लड़की अब जवान हो गई है, क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कर दें। ये विचार करके वो अपनी लड़की श्रेया से कहते हैं कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। श्रेया कहती है कि नहीं पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। प्रेम सिंह कहते हैं कि बेटी, पढ़ने के लिए मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पढ़ाई अपने करते रहना, लेकिन जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा उससे ये बात पहले कह दूंगा कि हमारी लड़की को घर पर मत रखना। हमारी लड़की आगे कंटिन्यू करना चाहती है पढ़ाई को, अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। लड़की जब माँ बाप की बात सुनती है तो शादी के लिए राजी हो जाती है। और फिर श्रेया के जो पिताजी होते हैं राम सिंह, वो पड़ोस में ही एक कुलदीप होता है, वहाँ जाते हैं और एक पंकज नाम के लड़के के साथ श्रेया का रिश्ता तय कर देते हैं। पंकज के जो पिताजी होते हैं जिनका नाम है राकेश, वो खेती किसानी का काम किया करते थे। वो कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं थे, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी मिडिल क्लास नॉर्मल काट रहे थे। कोई ज़्यादा ऊंचा शौक नहीं था उनका और ना ही उनके बेटे का। उनका बेटा जो था वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था, उसका फाइनल ईयर था। अब इधर जब शादी का दिन तय हो जाता है और शादी होने के बाद श्रेया पंकज के घर पहुँच जाती है दोस्तों, तब उसका वही पुराना शौक कि अच्छे होटल में जाना, अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खाना और ऊंची ऊंची गाड़ियों में घूमना, अच्छे फ़ोन रखना, शॉर्ट कपड़े पहनना, ये बात पंकज को और पंकज के माता पिता को बहुत बुरी लगती है। और वो कहते हैं कि देखो, तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं हो। बेटी होती है तब भी वो माता पिता की इज्जत का ख्याल रखती है, पर्दा करती है, लेकिन तुम बहू होकर के भी इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हो और ऊंचे ऊंचे शौक रखती हो। अरे हम इतने ऊंचे शौक कहाँ तुम्हें करवा पाएंगे, हम खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, हमारा लड़का पढ़ाई करता है, हमें वहाँ भी पैसा खर्च करना होता है, इसीलिए मिडिल क्लास बनकर रहो, ज़्यादा ऊंची शौक मत करो। ये बात श्रेया को बहुत बुरी लगती है और श्रेया कहती है कि मैं इस तरह से घर में नहीं रह सकती, मुझे अगर तुम्हें अपने घर में रखना है तो मेरी हर इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी, हर ख्वाहिश
तुम्हें पूरी करनी होगी। इस बारे में पंकज के पिताजी अपने समधी से यानी कि राम सिंह से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है वो यहाँ पर किसी की भी बात नहीं सुनती है, किसी की भी बात नहीं मानती है, वो अपनी मनमानी चलाती है, यहाँ शॉर्ट कपड़े पहनती है, ऊंचे ऊंचे शौक रखती है। तब वो भी उधर से कह देते हैं कि देखो हमारी लड़की है, यहाँ एकलौती है और बड़े ही लाड़ प्यार से मैंने उसे पाला है। हमारी लड़की को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़े नाजों से अपनी लड़की को पाला है और उसकी जो भी शौक है, जो भी डिमांड है वो तुम पूरी करो, इसीलिए मैंने उसका विवाह किया है। ये बात जब राकेश सुनते हैं तो वो भी परेशान हो जाता है कि इसका मतलब ये है कि इसके माँ बाप ने ही इसको सर चढ़ा रखा है, इस वजह से ये किसी की बात नहीं मान रही है। दोस्तों धीरे धीरे इसी प्रकार से कलह होने लगती है। होते होते लगभग 6 महीने शादी को बीत जाते हैं और 6 महीने बीतने के बाद इधर जो पंकज पढ़ने के लिए चला जाता है और वो रात दिन कड़ी मेहनत करता है कि मैं पढ़ाई करके बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि उसका जो सपना था वो डॉक्टर बनने का था। देखने में खूबसूरत था लेकिन पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार था। पंकज के घर इधर श्रेया अपने ससुराल में रहते रहते उसे 6 महीने बीत तो जाते हैं, लेकिन हमेशा उसके बीच में यही तू मैं चलती रहती है कि तुम ऐसा मत पहनो, ऐसा मत करो, ऐसा मत खाओ, इतनी जगह मत जाओ, उसको फ़ोन मत करो, हर समय तुम बात करती रहती हो। ये बात पंकज के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती और वो इन्हीं बातों को हमेशा टोका करते थे। श्रेया हमेशा इसी बात से अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती रहती थी, लेकिन पंकज ना तो उसे कहीं घूमने ले जाता है और ना ही उसकी कोई शौक पूरी करवाता है। वो कहता है कि जैसे माँ बाप रख रहे हैं और जैसे हम सब रह रहे हैं, इसी प्रकार से तुम्हें हमारे घर में रहना पड़ेगा। श्रेया इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है कि हम आपकी ही तरह मिलकर रहेंगे। वो तो ऊंचे ऊंचे शौक अपना पूरा करवाना चाहती थी। अब उन लोगों के बीच में तू मैं हमेशा इसी बात को लेकर होती रहती है। लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं तब श्रेया प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ जो रहन सहन है यहाँ का वो हमारे लायक नहीं है। तुमने कहाँ हमारा रिश्ता इन भूखे नंगे लोगों के बीच में कर दिया है, ना हमारी कोई इच्छा पूरी करते हैं। तब श्रेया के पिताजी राम सिंह आते हैं और अपनी लड़की को अपने घर बुलाकर ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन बाद जब उनकी आदत हो जाएगी तो वो तुम्हें समझने लगेंगे और फिर से तुम्हारा जीवन अच्छी तरीके से कटने लगेगा। इस प्रकार से जब वो अपने मायके में रहने लगती है तब क्योंकि उसका जो शौक था और जो उसकी आदतें थीं वो उन आदतों को भूल ही नहीं थी, इसी वजह से वो लड़कों के साथ बार बार घूमने के लिए जाया करती थी। वो ये भी भूल गई थी कि वो शादीशुदा है, लड़कों के साथ होटलों में जाती थी, रात भी बिताती थी और ऊंची ऊंची रेस्टोरेंट में खाना पीना था, अच्छी अच्छी गाड़ियों में उसका घूमना था। हर समय उसका वही घूमना उसका शौक बन गया था, लड़कों के साथ में रहना उसका जीवन था। दोस्तों अब धीरे धीरे समय बीतता चलता है और इधर जो पंकज होता है वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करता रहता है। रात दिन वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो पास हो जाता है। और इधर श्रेया ने तलाक के कागज कोर्ट में डाल दिए थे और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब पंकज सोचता है कि चलो श्रेया तो हमसे दूर हो गई, उसने तलाक ले लिया, क्यों ना हम अब जी जान से पढ़ाई करें और हमें कोई टेंशन नहीं है। अब हर समय हमें क्लेश करती रहती थी, टेंशन दिलाती रहती थी, अब मैं जी जान से पढ़ाई करूँगा। पंकज देखने में तो अच्छा था, लेकिन उसने जब दिन रात मेहनत करके जब पढ़ाई की तो अपनी डॉक्टरी का कोर्स पास कर लेता है और फिर एक सरकारी डॉक्टर बन जाता है। और डॉक्टर बनने के बाद में वो उत्तराखंड में एक अच्छे हॉस्पिटल में नियुक्त हो जाता है। इधर श्रेया अपने मायके में रह रह के अय्याशी कर रही थी। वो ये बात भी भूल गई थी कि मैं पंकज के बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। अब तो वो रात दिन अपने यार दोस्तों के साथ घूमना, जब उसके डिलीवरी का समय आ जाता है, नज़दीक आ जाता है, तब उसके जो यार दोस्त थे जो होते हैं वो देखते हैं कि अरे श्रेया तो प्रेग्नेंट हो गई है, अब तुम्हारे साथ हमें रहना अच्छा नहीं लगता है। उसके जितने भी 2 यार दोस्त थे वो सब धीरे धीरे करके उसका साथ छोड़ देते हैं और वो अकेले पड़ जाती है और फिर अपने पिताजी के घर में रहने लगती है। जब 9वां महीना लगता है तब उसके पेट में दर्द उठता है और जब दर्द उठता है तो उसके पिताजी जो होते हैं वो तुरंत एम्बुलेंस बुला करके तत्काल उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, भर्ती कराते हैं। और इधर दर्द की वजह से, और वो दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी, तभी सारा स्टाफ एकत्र हो जाता है
और बड़े डॉक्टर को जब बुलाया जाता है तो जो पंकज था, जब वो पंकज आकर के देखता है कि एक पेशेंट बहुत गंभीर हालत में आया हुआ है और बुरी तरीके से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, तब पंकज दौड़ करके आता है और देखता है कि उसी की पत्नी, जिसका नाम श्रेया था, वो बुरी तरीके से चिल्ला रही है और सारा स्टाफ नर्स वहाँ पर इकट्ठा हो गया है। तब उसे डिलीवरी वार्ड में ले जाया जाता है। तब जो लेडीज़ डॉक्टर होती है वो कहती है कि डॉक्टर साहब, इस महिला के लिए खून की आवश्यकता है, इसे ब्लड चढ़ाया जाएगा तभी इसकी डिलीवरी होगी। ये सुनकर के पंकज चौंक जाता है और पंकज के जो ससुर होते हैं राम सिंह, श्रेया के पिताजी, वो भी चौंक जाते हैं। ब्लड बैंक पर जब जाते हैं तो उसके ग्रुप का कोई ब्लड वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि 1 घंटे में ही इसे ब्लड नहीं मिला तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, राम सिंह जो है वो घबरा जाता है क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। अब इधर जो पंकज उस डॉक्टर से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि मैडम, इसके ब्लड के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसीलिए तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड निकाल कर इसे अभी चढ़ा दो। महिला डॉक्टर जो डिलीवरी वार्ड में होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है और आप अपना ब्लड देना चाहते हैं तो दोस्तों उसी समय तत्काल पंकज अपना 1 यूनिट ब्लड निकलवाता है और उसे श्रेया को चढ़ा देते हैं। फिर उसकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट होता है और फिर डिलीवरी हो जाती है और फिर उसका एक लड़का पैदा होता है जो बहुत ही सुंदर होता है, बिल्कुल पंकज की तरह। लेकिन जो पंकज है वो वहाँ से ब्लड देने के बाद अपनी केबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। शाम को छुट्टी होती है और वो अपने घर चला जाता है। इधर जब श्रेया को होश आता है तब वो देखती है कि उसको एक लड़का पैदा हुआ है और वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल पंकज की तरह है। तब जो महिला डॉक्टर होती है श्रेया, उसको बधाई देती है कि धन्यवाद मैडम, बड़ा एहसान है आपका जो आपने हमें बचा लिया और हमारे बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाई। दोस्तों, तब वो महिला डॉक्टर कहती है कि धन्यवाद हमारा मत करिए, धन्यवाद तो उन डॉक्टर का कहिए जिन्होंने जब कहीं आपको ब्लड चढ़ाने को नहीं मिला तो उन्होंने 1 यूनिट आपको अपना ब्लड देकर आपकी जान बचाई है। अगर ब्लड टाइम पर नहीं मिलता तो आपकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, फिर वो श्रेया कहती है कि वो कौन डॉक्टर है, मुझे मिला दीजिए। तब पंकज को बुलाया जाता है और पंकज को देख करके श्रेया की नज़र जब पंकज पर पड़ती है, क्योंकि वो उस हॉस्टल के जेंट्स बड़े डॉक्टर थे, तब श्रेया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एकदम से चौंक जाती है। तन पर पसीना आ जाता है और बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है उसको। कहती है कि ये तो मेरे तलाकशुदा पति हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई और मैं इनके साथ कैसा कैसा व्यवहार करती रही। मैंने कभी इनको अपनी नज़र में कुछ नहीं समझा, हमेशा मैं इनको गरीब, भूखा, नंगा कहती रही और मैंने कभी भी इनकी कदर नहीं की और आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। ये कह करके वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़ने लगती है, पैर पकड़ने लगती है और फूट फूट कर फिर वो रोने लगती है। तब पंकज कहता है कि देखो, पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जैसे संस्कार मिले थे उन्हीं संस्कार के अनुसार तुम चली थी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। संस्कार बच्चे के अंदर माँ बाप के दिए हुए होते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उत्तम संस्कार देते, अच्छे संस्कार देते तो तुम मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है और तुम भी स्वस्थ हो, बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ दिन तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, स्वस्थ हो जाओगी। दोस्तों, ये बात सुन करके वो फिर से रोने लगती है श्रेया और कहती है कि अब मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने घर लेकर के चलिए। पंकज कहता है कि मैं भूखा नंगा हूँ, भूखा नंगा व्यक्ति हूँ, तुम्हारे शौक़ कहाँ से पूरा कर पाऊँगा, और रही बात तुम्हारे रहने की तो मैं तुम्हें ऐसे टॉप मॉडल में नहीं रख पाऊँगा, शार्ट कपड़े मैं नहीं पहना पाऊँगा, ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट में मैं खाना नहीं खिला पाऊँगा, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अब तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उस श्रेया के पिताजी राम सिंह भी आते हैं, वो भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमसे भी गलती हो गई है, हमारी बेटी से भी गलती हो गई है, अब ये बच्चा है, इस बच्चे के खातिर ही तुम मेरी बेटी को अपना लो, ये तो तुम्हारा अपना ही खून है, अपना ही ब्लड है। पंकज जब ये बात सुनता है तो भी पसीज जाता है और राजी हो जाता है और पंकज के पिताजी, माता जो भी होती हैं वो सब कहती हैं कि बेटा अब इसे माफ़ कर दो, अब तो तुम्हारा बेटा है, तुम उसकी परवरिश करो अपने अच्छे संस्कारों के साथ। तो पंकज भी मान जाता है और फिर वहाँ से छुट्टी करा करके वो अपने घर ले जाता है और पुनः भगवान को साक्षी मान करके वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुना करके किसी का दिल दुखाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है।
इस कहानी के माध्यम से ये सीख मिलती है कि जो महिलाएं पैसे के घमंड में आकर के अपने पति को कुछ नहीं समझती हैं और हमेशा नए नए शौक पूरा करवाने के लिए अपने पति को जलील करती रहती हैं, बेइज्जत करती रहती हैं और उन्हें परेशान करती रहती हैं, उन महिलाओं के लिए कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। क्योंकि पति की जितनी आय होती है, पत्नियों को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए और अपने पति से उतनी ही डिमांड करनी चाहिए। कभी भी अपने पति को ठुकराना नहीं चाहिए। कहते हैं कि समाज में मौज मस्ती करने वाले, टाइम पास करने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी में बुरी परिस्थितियों में, बुरे समय में साथ देने वाला तो केवल पति ही होता है, जो मरते दम तक साथ देता है। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बिताने के लिए दोनों लोग पति पत्नी साथ में रहकर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करें। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि हाँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।